जय हिंद दोस्तों। मैं अभय राजपूत नेशन फर्स्ट सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट किया था सूरत के सर केपी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। और उसके ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने के तुरंत एक महीने बाद मैंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। हालांकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ या फिर जिस एरिया में मैं रहता हूँ, तो मैं या फिर मेरे रिलेटिव्स में कोई भी ऐसा कोई इंसान नहीं था कि जो यूपीएससी के बारे में जानता हो पढ़ता हो। या फिर मैंने खुद ने कुछ ऐसा कोई रिसर्च नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया, या फिर ऐसा कभी सोचा नहीं कि किसी को पूछ लूँ कि यूपीएससी की पढ़ाई किस तरह की जाती है, कैसे होती है, कितना टाइम लगता है। तो बस ऐसे ही स्टार्ट कर दी थी क्योंकि एक ख्वाहिश थी, और है मेरी एक ख्वाहिश कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे इतना मालूम तो था कि कम से कम यूपीएससी के एग्ज़ाम पास करके आईएएस आईपीएस ऑफिसर बना जाता है, कलेक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत ऐसा इन्फॉर्मेशन था, लेकिन यूपीएससी वास्तव में होती क्या है वो जब मैं कोचिंग ज्वाइन की थी तब मुझे मालूम पड़ा था। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको कोचिंग जाके प्रिपरेशन करनी ही है, ठीक है, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। आप हर साल देखते आ रहे हो कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि बिना कोचिंग क्लासेस के भी एग्जाम में टॉप करते हैं या फिर एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा 5 साल का प्राइवेट कोचिंग क्लासेस में पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है। हालांकि मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ाया है, लेकिन ज़्यादातर फोकस मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट्स पे रहा है क्योंकि बेसिकली मैं गुजराती मीडियम से पढ़ा हूँ। तो मैं इंग्लिश सब्जेक्ट्स प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाता था। फिर मैंने मैथमेटिक्स 1 या 2 साल पढ़ाया था, साइंस, सोशल साइंस वगैरह। और लास्ट ईयर मैंने 2019 में 11th 12th का मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था पढ़ाने का। तो ये मेरा 6th ईयर है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से ट्यूशन क्लासेस बंद हो चुकी है, इसलिए लॉकडाउन में मैंने अपना कुछ नया इनिशिएटिव चालू किया है। और खास करके मैंने देखा अपने 2 साल के अनुभव से कि बहुत से बच्चे जो रीजनल मीडियम वाले होते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि उनकी एबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों के पास रिसोर्सिस को अप्रोच करने का जो गाइडेंस होता है उनको बराबर मिल नहीं पाता है। या फिर वो लोग यदि उनको अप्रोच कोई कर भी दे, तो उनको यदि भी रिसोर्सेज मिल भी जाए तो उसको पढ़ना कैसे है, कैसे लिखना है, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है क्वेश्चन को, वो ऐसा उन लोगों को मालूम होता नहीं। और बहुत सी दिक्कत उनको झेलनी पड़ती है क्योंकि मेरे खुद के 2 साल के अनुभव से, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कॉमर्स अकाउंटेंसी कॉमर्स के फील्ड से मैंने ग्रेजुएशन गुजराती मीडियम से मैंने किया हुआ है। तो मेरे लिए इंग्लिश लैंग्वेज शुरुआत में बहुत टफ हुई थी। जब मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर, या फिर रिकमेंड किया जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए था हिंदू न्यूज़पेपर, क्योंकि उसमें एडिटोरियल ज़्यादा आते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि आपको यदि आपको आपकी इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी बेटर बनानी हो तो आप बनाने के लिए आप ऐसे इंग्लिश न्यूज़पेपर को प्रेफर कर सकते हो। क्योंकि जो मेंस टॉपिक्स होते हैं, मेंस का आंसर राइटिंग के लिए जो पढ़ने का जो मटेरियल होता है, ओरिजिनल न्यूज़पेपर में भी कहीं ना कहीं 1-2 दिन या फिर 2-3 दिन के अंदर में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो आपको उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ पढ़ने के लिए थोड़ा थोड़ा रोज आधा 1 घंटा 2 घंटा इंग्लिश ऐसे पढ़ते रहोगे शुरू के 3 महीने 6 महीने में, दिक्कत आएगी, लेकिन इंग्लिश पे आपकी अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी, ठीक है। देखो जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा ही रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि मेरा ग्रेजुएशन मैंने गुजराती मीडियम से ही किया हुआ है ग्रेजुएशन, ठीक है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पढ़ाने का स्पेशली गुजराती मीडियम के बच्चों के लिए, या फिर वो इनकरेज हो उसके लिए मैंने अपने एक छोटा सा प्रयास मेरे तरफ से किया है। इसके पहले मैंने एमकॉम के 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर दो दो चैप्टर या फिर एक चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को मैंने कवर किए। उसके प्लेलिस्ट भी मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, नेशन फर्स्ट सिविल सर्विस के। आप वहाँ पे जाके जो बंदे गुजराती मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं उसको अप्रोच कर सकते हो। हालांकि उसमें जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की जो सीरीज है वो आपको यूपीएससी के लेवल के हिसाब से भी काम आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी चेंज नहीं होता है। 11th से आप कॉमर्स इकोनॉमिक्स पढ़ो या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ो, इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक होता है तो वही रहने वाला है। इतना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके पहले मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता था, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाता था, लेकिन हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों बंदों के लिए मैंने अभी, क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक आ रही है, तो मैं खुद अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभार हम सभी को मालूम है कि लॉकडाउन में हमारी हालत कैसी हो चुकी है, बोर बोर हो जाते हैं कभी कभार हम पढ़ाई करके। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या फिर कुछ नया करने के लिए मैंने ये थोड़ा नया इनोवेटिव आइडिया चालू किया था, जिससे कि बच्चों को भी मदद हो जाए,
जो लोग कोचिंग क्लासेज अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर जिनको आइडिया नहीं आता है कि प्रिपरेशन किस तरह की जाती है या फिर यूपीएससी में क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी गाइडेंस मेरे 2 साल के अनुभव से मेरे वीडियो लेक्चर्स के प्लेटफॉर्म से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आज हम पढ़ेंगे साइंस टेक का जो टॉपिक है कार्टोसेट 3 सैटेलाइट की एक सीरीज है, ठीक है, तो उसके बारे में सब डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली आप यदि देखोगे कि यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो पिछले 2-3 सालों से मतलब या फिर चेंज हो रहा है पिछले कुछ सालों से। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यूपीएससी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, मान लो कि जियोग्राफी हो गया या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर है, पॉलिटी है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो कौन से सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगी यूपीएससी, कोई फिक्स नहीं होता है। क्योंकि 2019 का पेपर का आप जब एनालिसिस करोगे आपको पता चलेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे रिलाय नहीं कर सकते। और यूपीएससी पिछले 3-4 सालों से यदि आप एनालिसिस करोगे पेपर के, क्योंकि मैंने खुद ने पेपर सॉल्व किए हैं पास्ट ईयर्स के, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, तो उसमें खुद उन्होंने साइंस टेक पे और एनवायरनमेंट पे खास तौर पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि अलग अलग कन्वेंशंस होते हैं, ट्रेटी साइंस होती है, नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज होती है, ओके, इंस्टीट्यूशंस होती है, उनके द्वारा कोई कैंपेन चलाया जाता है, प्रोग्राम्स की होस्ट किए जाते हैं, तो सारे के बारे में वो लोग इंफॉर्मेशन पूछते हैं। या फिर जियोग्राफी के जो पर्टिकुलर आप जैसे कि नेशनल पार्क वगैरह हो गया, तो ये सब उन लोग का ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर लीजिएगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, इसके पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है करंट अफेयर्स का। ये आपका नवंबर 2019 का करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन से मैं पढ़ा रहा हूँ। जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है या फिर जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है मैं वो बोर्ड पे आपके सामने लिख दे रहा हूँ। और यदि जो कोई ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी जो सिर्फ समझने के रटने के लिए नहीं है, तो मेरे पास पैम्पलेट है अवेलेबल यहीं पे, जरूर होगा तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी जो एग्जाम के परस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सारी आपको बोर्ड पे अवेलेबल हो जाएगी, आप सिर्फ उसको ध्यान से सुनेगा, ठीक है। तो ध्यान दो, कार्टोसेट 3 लॉन्च बाय इसरो। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। देखो इसरो, डीआरडीओ या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उससे कंफ्यूज होता है कभी कभार हम लोग। हमको ऐसा लगता है कि कार्टोसेट मतलब जिन बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती है, जिन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं होता है, उनको कंफ्यूजन होता है। उनको यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई कार्टोसेट 3 इज अ सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट, तो कंफ्यूजन होता है कार्टोसेट सैटेलाइट है या स्पेस क्राफ्ट, पहली बार तो उनके माइंड में वो क्लियर नहीं होता है। तो वो लोग तो आंसर ऐसे भी नहीं दे पाएंगे कि उन्होंने इसको लॉन्च किया किसने था, इसरो ने या फिर डीआरडीओ ने, वो तो 2 नंबर की बात आती है। यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए इसरो की जगह पे डीआरडीओ का नाम भी दे सकती है, कि ऐसा लिख सकती है कि भाई सेंटेंस में कार्टोसेट 3 सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय डीआरडीओ, ठीक है, या फिर किसी फॉरेन स्पेस एजेंसी का नाम दे देगी। तो आपको एक माइंड क्लियर रखना है, कार्टोसेट 3 सैटेलाइट इंडिया का है जो इसरो ने लॉन्च किया है, ओके। इट इज अ 3G, जी मतलब जनरेशन, थर्ड जनरेशन का एडवांस सैटेलाइट है। हैविंग, इस सैटेलाइट में क्या है, हाई रेजोल्यूशन इमेज कैपेबिलिटी, मतलब कि कितनी भी डिस्टेंस पे, दूर पे हुई कोई चीज हो तो उसकी एकदम क्लियर इमेज कैप्चर करने की कैपेबिलिटी इस सैटेलाइट में कैमरा के थ्रू कैप्चर की जाती है, ओके। ये फैसिलिटी इस कैमरा में, इस सैटेलाइट में। विल बी फॉलोड बाय मतलब कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है उसके बाद जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाने वाले हो उसका नाम क्या है, कार्टोसेट 3A और कार्टोसेट 3B। देखो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि ये कार्टोसेट एक पूरी सीरीज है सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। ये हम आज पढ़ रहे हैं कार्टोसेट 3। इसका मतलब कि कार्टोसेट 1 और कार्टोसेट 2 ये जो सैटेलाइट्स थे ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ओके, वो पढ़ेंगे हम आगे। तो देखो ध्यान दो, तो कार्टोसेट 3A और कार्टोसेट 3B, कार्टोसेट 3 लॉन्च होने के बाद ये इसकी बारी है लॉन्च होने की, ठीक है, वो भी इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाएंगे। ऑर्बिट टाइप, अब ऑर्बिट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ और अर्थ ऑर्बिट, ओके। फिर कुछ ऑर्बिट होते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट या फिर जियो सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। अब सन सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, उसका डिटेलिंग या फिर डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूंगा। आपको फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो सैटेलाइट है कार्टोसेट वो किस ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है, सन सिंक्रोनस।
कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जाम में ऐसा दे दिया जाएगा कि भाई कार्टोसेट 3 सैटेलाइट वाज लॉन्च या फिर इज लॉन्च्ड इन अर्थ सॉरी जियो सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। तो जियो सिंक्रोनस नहीं है, कौन से कहाँ पे लॉन्च किया गया है, सन सिंक्रोनस, यानी कि सन की डायरेक्शन में। ओके, एट एल्टीट्यूड ऑफ 509 किलोमीटर, 509 किलोमीटर की ऊंचाई पे उसको लॉन्च किया गया है, हाइट पर। लॉन्च व्हीकल, अब लॉन्च व्हीकल भी अलग अलग होते हैं, जीएसएलवी, पीएसएलवी। ओके, पीएसएलवी का मीनिंग होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जैसे ये आपका आता है जीएसएलवी। ओके, तो पीएसएलवी C-47 व्हीकल के हेल्प से इसरो ने कार्टोसेट 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। अब लॉन्च व्हीकल्स भी अलग अलग होते हैं, तो आपको नाम भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सा व्हीकल यूज किया था। तो PSLV C-47। ओके, नेक्स्ट, इट वाज नेविगेटेड फर्स्ट टाइम, नेविगेट यानी कि उसको चलाया गया था, उसको ऑपरेशन में लाया गया था फर्स्ट टाइम कब, यूजिंग इंडिजिनस, इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी, खुद के देश में बनाया गया, उत्पादित किया गया। ओके, इंडिजिनस विक्रम प्रोसेसर डिजाइन्ड बाय इसरो, इसरो के द्वारा ही एक विक्रम नामक एक प्रोसेसर है, एक इक्विपमेंट है, साधन है, इंडिजिनस है वो, उसके मदद से फर्स्ट बार इस सैटेलाइट को ऑपरेशन में लाया गया था या फिर उसको लॉन्च किया गया था। ओके, तो लॉन्च करने में विक्रम प्रोसेसर की अहम भूमिका थी, वो आपको याद रखना है। और विक्रम प्रोसेसर को भी किसने डिजाइन किया है, इसरो ने ही डिजाइन किया है, ना कि डीआरडीओ ने, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, विक्रम प्रोसेसर, अभी जो विक्रम प्रोसेसर है, ये जो एक इक्विपमेंट है, मशीन एक तरह का, वो किसके लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर रॉकेट्स नेविगेशन, जो रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं उसके नेविगेशन के लिए, उसके मूवमेंट के लिए, गाइडेंस, गाइड करने के लिए, और कंट्रोल करने के लिए। मतलब कि जो भी रॉकेट्स सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल के द्वारा, ये जो ऐसे जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उनके द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, उनको नेविगेट करने के लिए, उनका मूवमेंट देखने के लिए, या फिर कंट्रोल या फिर गाइड करने के लिए विक्रम प्रोसेसर का यूज किया जाता है। और उसको किसने डेवलप किया है, इसरो ने। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, कार्टोसेट सैटेलाइट, अब देखो कार्टोसेट सैटेलाइट के बारे में आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। कार्टोसेट सैटेलाइट आर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि अर्थ का जो सरफेस है, पृथ्वी के कौन से एरिया में, कौन सी जगह पे कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, या फिर कौन सी जगह पे कितना फॉरेस्ट कवर है, या फिर कौन सी माइंस आई हुई है, या फिर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो अर्थ के सरफेस पे कौन सी चीजें हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए सैटेलाइट्स यूज किए जाते हैं। वो सैटेलाइट्स कौन से होते हैं, कार्टोसेट सैटेलाइट। तो आपको याद रखना है कि कार्टोसेट सैटेलाइट्स आर द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। ओके, नेक्स्ट देखो, यूज्ड फॉर, अभी जो सैटेलाइट है कार्टोसेट किसके लिए यूज किए जाते हैं, लार्ज स्केल मैपिंग ऑफ अर्थ, अर्थ के बड़े एरिया की मैपिंग के लिए उसको यूज किया जाता है, थ्रू हाई रेजोल्यूशन कैमरास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्टोसेट सैटेलाइट में हाई रेजोल्यूशन कैमरास फिट किए गए होते, जो पृथ्वी पे आई हुई किसी भी बड़े से बड़ी लोकेशन की एकदम क्लियर कट इमेज को कैप्चर करने की उसकी एबिलिटी होती है, ऐसे कैमरा उसमें फिट होता है। हेल्प टू डिटेक्ट, डिटेक्ट यानी कि ढूंढ निकालना। ओके, चेंजेस इन नेचुरल, जियोग्राफिकल और मैनमेड फीचर्स, जो भी कोई भौगोलिक या फिर प्राकृतिक और मैनमेड, मानव निर्मित जो फीचर्स है, जो कोई एक्टिविटीज उसमें जो कोई चेंजेस आ रहे हैं उसको ढूंढ निकालने में, डिटेक्ट करने में भी कार्टोसेट सैटेलाइट मदद रूप बनता है। ओके, यूजफुल है। नोट, आपको ये नोट खास ध्यान में रखना है। कभी कभार एग्जाम में ना आपको देखो, पेपर जब आप देखोगे ना तो आपको ऐसे शब्द मिलेंगे कि द टर्म फ्लॉक फॉरपी समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको चार ऑप्शंस दिए होंगे, एक ऑप्शन में आपका दिया होगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दूसरे में दिया होगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तीसरे में दिया होगा स्पेसक्राफ्ट, और चौथे में दिया होगा नन ऑफ द अबव, या फिर दूसरा कुछ नाम दे दिया गया होगा। तो देखो, आपको सिर्फ एक वर्ड देके 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आपके 2 मार्क्स कट गए। यदि आपने अटेम्प्ट किया, राइट हुआ तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, नहीं तो फिर नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आपका 0.33 लेस हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि फ्लॉक 4P क्या है, ये भी एक तरह का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, कोई स्पेस क्राफ्ट नहीं है। स्पेस क्राफ्ट अलग होता है, सैटेलाइट अलग होता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का सैटेलाइट है फ्लॉक 4P। लेकिन ये जो MSH
BED। अब इसका फुल फॉर्म यहाँ पे बुक्स में दिया नहीं गया है, मैंने भी नहीं ढूंढा है और आपको जानने की आवश्यकता नहीं, यूपीएससी इतना फुल फॉर्म कभी लेंथी पूछती नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि MESH BED ये कौन सा सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। मतलब जो टेलीफोन से जो बात करते हैं ना एक दूसरे से, जो टावर्स के कम्युनिकेशन के लिए इस सैटेलाइट का यूज किया जाता है, ओके। तो सैटेलाइट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन, ओके। नेक्स्ट देखो, प्रीवियस लॉन्चेस इन कार्टोसेट सीरीज। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कार्टोसेट सीरीज है एक, उसके तहत अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। तो ये हमारा कार्टोसेट 3 था, तो उसके पहले के दो देख लेते हैं। तो देखो पहला आपका दिया गया कार्टोसेट फर्स्ट लॉन्च कब किया गया था, 2005 में, 2005 में लॉन्च किया गया था। इट वॉज द फर्स्ट, याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। इट वॉज द फर्स्ट इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सा था, कार्टोसेट फर्स्ट, ओके। कब लॉन्च किया गया था, 2005 में। कार्टोसेट 2 कब लॉन्च किया गया था, सिंपल है, पहला वाला 2005 में था, दूसरा वाला क्या है, 2 नंबर है, तो 5 में 2 ऐड कर दो याद रखने के लिए, 2007, 2 साल के बाद 2007 में उसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद और भी सारे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए गए थे इस सैटेलाइट के माध्यम से। देखो, इट वॉज फॉलोड बाय 6 स्पेसक्राफ्ट डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड है कि नाम दिया गया था उनको। तो ये जो कार्टोसेट 1 और 2 जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, उसके बाद 6 स्पेसक्राफ्ट भेजे गए थे, ओके। तो कौन से नाम, उनका नाम क्या था, कार्टोसेट 2A से लेके 2F, यानी कि कार्टोसेट 2A, कार्टोसेट 2B, कार्टोसेट 2C, 24 सॉरी 2D, 2E और 2F। तो ऐसे 6 स्पेसक्राफ्ट भी कार्टोसेट 2 के बाद लॉन्च किए गए। लेकिन जो स्पेसक्राफ्ट जो लॉन्च किए गए थे या फिर भेजे गए थे, वो किस पर्पस के लिए थे, मिलिट्री रिकॉनाइसेंसिस, यानी कि मिलिट्री पर्पस के लिए, मिलिट्री के यूजफुल के लिए, हेल्प के लिए वो लॉन्च किए गए थे। तो ये हो गया आज का अपना टॉपिक कार्टोसेट। साइंस एंड टेक के टॉपिक देखा हमने, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते रहेंगे। तो आई होप कि आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हो। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे मेंशन कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन सही हो सकता हो कि मेरे द्वारा कुछ ऐसा बोला जाए कि जो शायद गलत हो। मेरा इंटेंशन बताने का नहीं है, लेकिन मुझसे ऐसा बोला जाए तो उसका, यदि आप उसको, क्योंकि आप इस वीडियो को सुन रहे हो, मुझे सुन रहे हो, ठीक है, तो यदि आपने सुन लिया और एग्जाम में गलती से आपने मेरे सुने हुए वर्ड्स को याद रख के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया तो आपका रॉन्ग हो सकता है। तो प्लीज़ आप उसको नोट कीजिए, ठीक है। और ऐसा किसी भी तरह का आपको दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो। और एज यूजल जिस तरह चैनल वाला कहता है कि कमेंट कीजिए, लाइक करो, मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा चैनल पहुँचे, क्योंकि अभी तकरीबन 1 महीना होने में है मेरे चैनल को बनने के लिए। तो आई होप कि जो व्यूअर्स है और अच्छे खासे मुझे रिस्पांस मिल रहा है मेरे व्यूअर्स से, और मेरे व्यूअर्स बढ़ते भी जा रहे हैं, तो उन सभी लोगों को मैं मेरे तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड आई होप कि आप ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म को और मुझे अपने इस चैनल को सपोर्ट करते रहोगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।